दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरस्वती क्लासेज में। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 के बहुत ही खूबसूरत चैप्टर गति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। गति दोस्तों, कक्षा 9 के विज्ञान का सबसे आसान चैप्टर है ये गति। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं गति होती क्या है। ठीक है, पहले इसकी हम परिभाषा को पढ़ेंगे, फिर हम समझते हैं ये गति होती क्या है। ठीक है, चलो तो चलिए परिभाषा को देखते हैं। परिभाषा: यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करती है तो यह स्थिति परिवर्तन ही गति कहलाती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है यहाँ पर, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी पोजीशन, अपनी स्थिति चेंज कर रही है तो हम कहेंगे कि वस्तु गति कर रही है। ठीक है, अब इस चीज़ को एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एक एग्जाम्पल की सहायता से इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक, और एक कार आपके सामने से जा रही है। तो जब कार आपके सामने से गुजरेगी और कुछ समय बाद कार कुछ दूरी तय करके कुछ दूर चली जाएगी। ठीक है, कार आपके सामने से जा रही है। ठीक है, तो कार कुछ समय पहले तो आपके पास होगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा तो कार दूर चली जाएगी। तो यहाँ पर हुआ क्या, कुछ समय पहले कार यहाँ पर थी, जैसे जैसे समय बीता कार दूर चली गई। तो कार की स्थिति में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। कार पहले यहाँ पर थी और जैसे जैसे समय बीता कार यहाँ पर पहुँची, उसकी स्थिति में क्या हो गया है, यहाँ पर परिवर्तन हो गया। उसकी स्थिति पहले यहाँ पर थी, फिर उसकी स्थिति यहाँ पर हो गई है। ठीक है, तो यही चीज़ जब किसी वस्तु की स्थिति में टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बीतता है उसकी स्थिति में जब परिवर्तन होता है, इसी चीज़ को हम गति कहते हैं। ठीक है, तो देखिए गति का बहुत सारे एग्जाम्पल आपके चारों तरफ हैं। ठीक है, जैसे रोड पर वाहनों का चलना हो गया। ठीक है, नदी में जल का बहना, आसमान में पक्षियों का उड़ना। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हम अपने आसपास देखते हैं। ठीक है, तो आपको बेसिकली गति समझ में आ गई हो, लेकिन आपके मन में ये सवाल होगा कि यदि कोई वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन ना हो तो क्या होगा। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जब समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो तो हम कहेंगे वस्तु विरामावस्था में। हाँ दोस्तों, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को ना चेंज करे तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि वस्तु विरामावस्था में है। वस्तु अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं कर रही है, अर्थात रुकी हुई है। ठीक है, सिंपल डिफिनीशन है। जब समय के साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु विरामावस्था में कहलाती है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल है, आपके सामने मेज पे रखी हुई पुस्तक। ठीक है, ये पुस्तक रखी हुई है, तो आप देखेंगे कि मेज पर पुस्तक रखी हुई है। ठीक है, वो अपनी स्थिति नहीं चेंज कर रही है, तो समय बीत रहा है, तो समय जैसे जैसे बीत रहा है वो पुस्तक अपने आप तो कहीं जा नहीं रही है, रुकी हुई है। तो यही चीज़ जब समय के साथ वस्तु की स्थिति ना चेंज हो, ठीक है, तो उस चीज़ को वहाँ पर कहते हैं वस्तु विरामावस्था में रुकी हुई है। ठीक है, इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। टेबल पे रखी हुई पुस्तक हो गया। ठीक है, रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपको बेसिकली अभी ये समझ में आया होगा गति क्या होता है, ये समझ में आ गया होगा, विरामावस्था क्या होती है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि देखिए विरामावस्था या गति एक दूसरे के आपेक्षिक हैं। एक ही वस्तु किसी प्रेक्षक के लिए गतिमान हो सकती है, गति की अवस्था में हो सकती है, और किसी दूसरे प्रेक्षक के लिए, देखने वाले के लिए वो रुकी हुई हो सकती है। जैसे मान लीजिए आप और आपके फ्रेंड दो लोग हैं, आप कार से बाहर बैठे हैं और आपका दोस्त कार के अंदर बैठा है। ठीक है, कार चल रही है, तो आप क्या लगेगा कि कार गति कर रही है, लेकिन आपका दोस्त कार के अंदर बैठा रहेगा तो उसे क्या लगेगा कि कार नहीं चली, कार के अगल बगल की वस्तुएं चल रही हैं। ठीक है, कार तो उसको रुका हुआ प्रतीत होगा और उसको लगेगा कि कार हमारे आसपास की जो चारों तरफ की वस्तुएं, चारों तरफ की दिखाई देने वाली चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो वहाँ पर देखने वाले पर निर्भर कर रहा है, वस्तु वो देखने वाला कहाँ से उस वस्तु को देख रहा है। ठीक है, तो वैसे कि ब्रह्मांड में मतलब कोई भी वस्तु रुकी हुई नहीं है, ब्रह्मांड में हर चीज़ गतिमान है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप मेरे सामने खड़े हैं, आप कहें कि हम रुके हुए हैं, लेकिन आप मेरे सामने रुके हुए हैं। हम यही चीज़ यदि आसमान से जाकर देखें या अंतरिक्ष से जाकर देखें तो आप रुके हुए नहीं हैं। हमें पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। जब हम वहाँ से देखेंगे तो आप भी पृथ्वी के साथ साथ एक चक्कर लगाएंगे, मतलब एक वृत्तीय पथ पर घूमेंगे, एक वृत्तीय मार्ग पर घूमेंगे। ठीक है, आप भी गोल गोल घूमेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि विरामावस्था और गति एक दूसरे पे अपेक्षिक है। ठीक है, परस्पर अपेक्षिक है। कोई चीज़ किसी के लिए गतिमान हो सकता है और वही चीज़ किसी के लिए गतिमान विरामावस्था में हो सकता है। ठीक है, पहला इसमें है सरल रेखी तथा स्थानांतरी गति। ठीक, स्थानांतरी गति
तो पहले चलिए देख लेते हैं सरल रेखीय गति क्या है। जब कोई कण सरल रेखा में गति करता है, जब कोई कण एक सरल रेखा में गति करता है तो हम क्या कहते हैं उस चीज़ को, हम कहते हैं बस वो कण सरल रेखीय गति कर रहा है। ठीक है, सिंपल है। जब कोई कण एक सरल रेखा में गति कर रहा है उसी चीज़ को हम सरल रेखीय गति कहते हैं। ठीक है, और स्थानांतरी गति क्या होती है, जब कोई वस्तु, यहाँ पर कण की बात हो रही है, यहाँ पर देखिए जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करता है तो इस चीज़ को हम स्थानांतरी गति कहलाती है। ठीक है, स्थानांतरी गति कहलाती है। ठीक, अंतर देखिए इन दोनों में, एक है सरल रेखीय गति, एक है स्थानांतरी गति। सरल रेखीय गति क्या है, जब कोई कण सरल रेखा में गति करता है उसी चीज़ को हम सरल रेखीय गति कहते हैं, और जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करता है तो उस चीज़ को हम स्थानांतरी गति कहलाती है। ठीक है, कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए किसी धरती के किसी भी सतह पर लुढ़कती हुई गेंद। ठीक है, इसके बाद बात करने वाले हैं हम वृत्ताकार तथा घूर्णन गति। ठीक है, बहुत ही आसान, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसकी गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है या कहते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। यहाँ पर कण की बात की गई, कोई वस्तु भी होगा, कोई वस्तु भी हुआ, यदि वो वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है तो हम उसकी गति को कहेंगे वृत्ताकार गति। ठीक है, या वृत्तीय गति कहेंगे। ठीक, तो इसका भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक धागे में एक पत्थर बांध लीजिए और उसको इस तरह उंगली में लगाकर उसको ऐसे इस तरह घुमाइए। ठीक है, तो जो पत्थर इस तरह घूमेगा, ठीक है, तो उसका जो मार्ग होगा एक वृत्त के आकार का होगा। ठीक है, एक वृत्ताकार मार्ग होगा। तो जो पत्थर इस प्रकार की गति कर रहा है इसी चीज़ को हम वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, पत्थर किस मार्ग पर गति कर रहा है, एक वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं वृत्तीय गति। ठीक है, और हमारा एक एग्जाम्पल है सूर्य के चारों पृथ्वी की गति। ठीक है, जो सूर्य के चारों पृथ्वी चक्कर लगाती है, ठीक है, तो उसी गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, सूर्य के चारों पृथ्वी 365 दिन में एक चक्कर लगाती है। ठीक है, तो जो सूर्य के चारों पृथ्वी गति कर रही है उसी को हम वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, दो एग्जाम्पल यहाँ पर थे। इसके बाद हम देख लेते हैं उसके अगले वाला घूर्णन गति को देखते हैं। ठीक है, जब कोई वस्तु किसी स्थिर अक्ष के, हमने ध्यान से पढ़िएगा, देखिए, जब कोई वस्तु किसी स्थिर अक्ष के परितः मतलब चारों ओर इस प्रकार गति करता है कि वस्तु का प्रत्येक कण वृत्तीय पथ पर गति करता है एवं समस्त वृत्तीय पथों का केंद्र उसके अक्ष पर होता है, तो वस्तु की गति घूर्णन गति कहलाती है। कहने का मतलब ये है, वस्तु किसी अक्ष के परितः, वस्तु कहीं पर स्थित है, वो अपने अक्ष के चारों तरफ, ठीक है, इस प्रकार, मतलब पेन को देखिए, कोई वस्तु कहीं स्थित है, वो जहाँ पर स्थित है वो उसका ये अक्ष हो गया। ठीक है, इसके चारों तरफ इस प्रकार गति करे कि उसका जो प्रत्येक कण है, ठीक है, वो एक वृत्तीय गति करे। ठीक, तो इस प्रकार के वस्तु की गति को हम घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है, अभी इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे तो अच्छी तरह की समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, देखिए, आपने लट्टू को देखा ही होगा। ठीक है, आपने लट्टू को देखा होगा, तो लट्टू एक जगह स्थित होता है। ठीक, जब कोई लट्टू एक जगह स्थित होकर घूमता है तो लट्टू तो स्थित होता है, लेकिन वो क्या कर रहा है, घूम रहा हुआ होता है। ठीक है, उसका मान लीजिए कण पर ले लीजिए, तो कण क्या करेगा, एक वृत्तीय गति करेगा, उसके चारों तरफ क्या करेगा, एक वृत्तीय गति करेगा। ठीक, तो इस प्रकार की जो गति होती है इसे घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है, जैसे पृथ्वी की गति, पृथ्वी भी अपने अक्ष पे 24 घंटे में एक बार घूमती है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो गतियाँ होती हैं उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है, घूर्णन गति आप लोगों को समझ में आएगी नहीं, देखिए एकदम आसान चीज़ है। देखिए, जब कोई वस्तु अपने स्थिर अक्ष, इसका अक्ष जो है, जो अक्ष है इसका अक्ष है, ठीक है, ये स्थिर है, स्थिर अक्ष के परितः, अपने स्थिर अक्ष के परितः क्या कर रहा है, चारों तरफ घूम रहा है ना, तो इसी गति को हम घूर्णन गति कहते हैं। अब मान लें इसके हम इस पर कोई कण ले लें, इसका एक कोई कण ले लें, यहाँ पर एक पॉइंट मान लें, लट्टू बना लें। ठीक है, तो क्या करेगा, वो एक वृत्तीय गति करेगा। तो जो वस्तु होता है उसका प्रत्येक कण तो वृत्तीय गति करता है, लेकिन वो वस्तु खुद क्या कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो गति होती है वही क्या कहलाती है, घूर्णन गति कहलाती है।
जैसे लट्टू का घूमना और पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। तीसरा, दोलनी या काल्पनिक गति, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए ये भी बहुत आसान है। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करती है तो यह गति दोलनीय गति कहलाती है। एकदम आसान है। जब कोई वस्तु, ठीक है, एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करती है, दोलनीय गति कहलाती है। ठीक है, मान लीजिए आप एक पत्थर ले लीजिए। ठीक है, एक पत्थर ले लीजिए, उसको धागे में बांध लीजिए और उसको कील की सहायता से दीवार में टांग लीजिए, हाथ में लीजिए, लिए रहिए। ठीक है, क्या कीजिए, उस पत्थर को थोड़ा सा इस तरह, देखिए मान लीजिए आप पत्थर को हाथ में लिए हैं। ठीक है, और उस पत्थर को थोड़ा सा वहाँ से विस्थापित थोड़ा सा हटा दीजिए। रस्सी से झूलता हुआ पत्थर रहेगा, थोड़ा सा उसको इस स्थिति से थोड़ा सा हटा दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा वहाँ से खींच दीजिए इधर, तो उसको जब खींच कर से छोड़ेंगे तो पत्थर कैसा गति करेगा, इस तरह गति करेगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा। तो जो पत्थर इस प्रकार की गति कर रहा है ना, इसी प्रकार की गति को हम दोलनीय गति कहते हैं। सिंपल, देखो एक पॉइंट यहाँ पर मान लीजिए, तो एक इस पॉइंट के इधर उधर गति कर रहा है, तो इसी प्रकार की जो गति हो रही है इसी को हम दोलनीय गति कहते हैं। ठीक है, परिभाषा भी हुई है। देखिए, जब कह रहा है जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करता है। देखिए, जब इसका जो बीच वाला पॉइंट है इसको हम निश्चित बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये माध्य होता है इसका। ठीक है, साम्यावस्था में पत्थर यहीं आके रुकता है। ठीक है, तो इस पॉइंट के पत्थर क्या करेगा, इधर उधर गति करेगा, अंत में जब रुकेगा तो यहीं पे आके रुकेगा ना, तो इसी को हम कहते हैं वो निश्चित बिंदु। ठीक है, इस बिंदु की दोनों तरफ गति कर रहा है, तो इसी प्रकार की जो गति होती है इसी को हम दोलनीय गति कहते हैं। इसका एग्जाम्पल तो यही हो गया, एक इसको हम सरल, पूरी चीज़ को सरल लोलक कहते हैं। ठीक है, और एक हो गया झूला, जो गाँव में अक्सर झूला जाता है। ठीक है, पेड़ पर लगा कर। ठीक है, जो झूला इस प्रकार की गति करता है इसको भी दोलनीय गति कहते हैं। घड़ी का पेंडुलम हो गया, मान लीजिए एक घड़ी है। ठीक है, तो जो घड़ी का नीचे हर घड़ी में नहीं लगा होता, ठीक है, किसी किसी घड़ी में लगा होता है, तो जो ये गति करता है ये भी क्या करता है, दोलनीय गति करता है। ठीक, अब इसी में हम लगे हाथ काल्पनिक गति को भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर उसके लिए बनाए हैं फिगर। चलिए, आप कील की सहायता से इस पत्थर को लटकाए हुए हैं। ठीक है, इस पत्थर को हम इस कील की सहायता से लटकाए हुए हैं। अब जब हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा विस्थापित करके छोड़ेंगे तो इस प्रकार ये गति करेगा। ठीक है, पत्थर को यहाँ से हम हटाकर थोड़ा सा विस्थापित करके जैसे हम छोड़ेंगे इसको, तो इस प्रकार की गति होगा यहाँ पर। तो जब पत्थर जहाँ पहले स्थिर था, इस स्थिति को हम माध्य स्थिति कहते हैं। ठीक है, और इसका अधिकतम, इस स्थिति से अधिकतम विस्थापन, मान लीजिए इस पत्थर से यहाँ से हम विस्थापित किए और यहाँ से छोड़े, तो यहाँ से इस प्रकार की जो गति हो रही है, माध्य स्थिति से अधिकतम जो विस्थापन होता है यहाँ से लेके यहाँ तक की। ठीक है, इस पूरी दूरी को हम आयाम कहते हैं। ठीक है, इस पूरी चीज़ को हम यहाँ, इस पूरी दूरी को हम यहाँ पर आयाम कहते हैं। लेकिन जब यही चीज़ हम थोड़ा, अभी तो हम ज़्यादा ले लिए ना, जब इसी चीज़ को हम थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ें, मान लीजिए हम पत्थर को यहाँ ना चले जाकर छोड़ें, हम यहाँ से ले छोड़े थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, और इस प्रकार के इस प्रकार हम पत्थर को यहाँ पर ले जाकर छोड़ें, तो पत्थर थोड़ा थोड़ा गति करेगा। ठीक है, छोटा छोटा उसका आयाम होगा। ठीक, तो इस प्रकार की जो गति होगा हम उसको काल्पनिक गति कहेंगे। ठीक है, कभी पत्थर इधर जाएगा तो कभी पत्थर इधर जाएगा, लेकिन क्या होगा, उसका आयाम घट जाएगा, उसका माध्य स्थिति से विस्थापन क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, तो काल्पनिक गति बेसिकली होती दोलनीय गति होती है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, आयाम जो होता है कम होता है। ठीक है, उसमें छोटे छोटे आयाम होते हैं। ठीक है, उसमें छोटी छोटी इस प्रकार की गति होती है। ठीक है, अब इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है रबड़ या गिटार की स्ट्रिंग जो हुई। ठीक है, देखिए इसको रुकने में, मतलब आप देख ही नहीं पा रहे हैं कब उधर जा रहा है कब इधर जा रहा है, तो इस प्रकार की जो गति होती है इसी को हम काल्पनिक गति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में बात होगी विस्थापन और दूरी के बारे में। ठीक है, उसके आगे वेग, चाल, ठीक है, और सब बातें होंगी। लेकिन इसका जो अगला वीडियो होगा वो दूरी और विस्थापन के बीच अंतर समझाया जाएगा। ठीक है, उसमें और थोड़ा सा सदिश और इसके बारे में बताया जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।